हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, और साथ ही हमने दो डेफिनेशंस देखी थी स्टैटिस्टिक्स की। एक थी जो बाउली ने दी थी और एक थी जो वेबस्टर ने दी थी। दोनों डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हमने जाना था स्टैटिस्टिक्स होता है क्या है, और देखा था कि स्टैटिस्टिक्स मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में कल को हमने ये देखा था व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो में हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक, एक एक करके यहाँ पे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हुए हैं। एक एक करके हर एक कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कहता है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस होते हैं? न्यूमेरिकली। इसका क्या मतलब है कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें किस टाइप का डेटा आता है? वो डेटा आता है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। न्यूमेरिकल फॉर्म यानी कि डिजिट्स के फॉर्म में। ठीक, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। जैसे कि कल को हम एग्जाम्पल देख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है और उसके कुछ मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट के आए हैं, दूसरे स्टूडेंट के हैं, तीसरे के हैं, चौथे के हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स के हमारे पास क्या दे रखे हैं? हमें मार्क्स दे रखे हैं, और उसको जो हम मार्क्स देख रहे हैं वो क्या होते हैं? नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। नंबर्स का फॉर्म यानी कि न्यूमेरिक्स। ठीक है, न्यूमेरिक्स यानी कि न्यूमेरिकल डेटा। तो वही है स्टैटिस्टिक्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक जो कहता है कि इसमें जो डेटा होता है वो क्या होता है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इसका मतलब इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक्स। ठीक, दूसरा आता है इट हैज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब है? इसमें आप क्या कर सकते हो, इसका जो मतलब इसमें जो भी फैक्ट्स होते हैं उन सब का आप एक एग्रीगेट निकाल सकते हो। ठीक है, एग्रीगेट मतलब कि जो भी आपने, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने यहाँ पे मार्क्स निकाले थे, तो आप क्या कर सकते हो, इन सब का जो भी है वो आप सम निकाल सकते हो, टोटल निकाल सकते हो। ठीक, देन कंपेयर कर सकते हो किसी दूसरे के साथ। ठीक है, तो वही है एग्रीगेट का मतलब, आप उस पे जो भी आपको पास फैक्ट्स दिए हैं उनका आप कुछ एग्रीगेट कर सकते हो। देन थर्ड वन आता है, थर्ड वन है डेटा आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर में डेटा हम कलेक्ट करते हैं। सिस्टमैटिक मैनर का क्या मतलब होता है? सिस्टमैटिक मैनर का यही मतलब है कि ये नहीं है कि कोई भी डेटा कहीं से भी उठा लिया। बहुत तरीके से काम किया जाता है जिससे के लिए हम जो भी स्टैटिस्टिक्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट हो। ठीक है, इसलिए हम सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? मार्क्स कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, एक न्यू स्लाइड में लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे मार्क्स कलेक्ट कर रहे हो, 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए मार्क्स कलेक्ट कर रहे हो। ठीक, आपने क्या करा, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तो उसके ले लिए 12th क्लास के, बाकी 2 सब्जेक्ट उसके आपने ले लिए 10th क्लास के। अब बताओ, अब आप यहाँ पे परसेंटेज निकालने जाओगे कि 12th में कौन सी परसेंटेज आई उसकी। ठीक है, 12th क्लास में उसकी क्या परसेंट आई आप चेक करने जाओगे तो क्या आपके पास एक आपको प्रॉपर यहाँ पे परसेंटेज मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने सिस्टमैटिक तरीके से यानी कि प्रॉपर जो वे होता है उस तरीके से आपने लिया ही नहीं। डेटा आपने प्रॉपर तरीके से जब करेक्ट ही नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है? आपके पास इनकरेक्ट डेटा है। और क्या इनकरेक्ट डेटा हमें चाहिए था? हमें नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? एक्यूरेट डेटा हमें चाहिए था, हमें करेक्ट डेटा चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हुआ? इनकरेक्ट डेटा हमें इस वजह से मिल गया है। ठीक है, इसलिए सिस्टमैटिक मैनर में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, डेटा शुड बी कंपेरेबल टू ईच अदर। कंपेरेबल समझ में आ रहा है हमें? कंपेरेबल का क्या मतलब होता है? हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स डाल दिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे उसका? आप कुछ कंपेयर ही नहीं कर रहे हो, ना आप ये देख रहे हो कि उसकी रैंक क्या है। ठीक है, ना आप उसकी रैंक चेक कर पा रहे हो, ना आप उसका ग्रेड चेक कर पा रहे हो, ना आप उसका परफॉर्मेंस चेक कर पा रहे हो। जब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो तो आप उस डेटा का करोगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा यही है
कि ऐसा डेटा डालो जिससे आप कंपेयर कर सको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी 2 स्टूडेंट्स का भी डेटा डालते हो, मतलब एक की जगह आप 2 स्टूडेंट्स का भी डेटा डालते हो तो भी काम कर जाएगा। कंपेयर तो आप कर पाओगे, आप कंपेयर कर पाओगे, एक के 65% आए हैं और दूसरे के 75% आए हैं। आप कंपेयर कर पाओगे कि हाँ इसका ज्यादा अच्छा है, ठीक, इसका भी अच्छा है बट इससे कम है। कंपैरिजन हो रहा है ना यहाँ पे। तो वही ये बोल रहा है कि ऐसा डेटा डालो जो कंपेयर कर सको। दूसरा, आप मान लो आपने डाल दिया कि सेल ऑफ कॉपी, ठीक है, सेल ऑफ कॉपी इतनी इतनी रही। दूसरी जगह आप डाल रहे हो सेल ऑफ पिक्चर्स डाल रहे हो। अब बताओ इन दोनों में, एक हो गई कॉपी एक हो गई पिक्चर्स, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? इन दोनों में जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो आप कंपेयर किस बेसिस पे करोगे? जब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो ऐसे डेटा को, जब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो तो फिर उस डेटा का फायदा ही क्या? ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा डेटा डालना चाहिए जिसको आप एटलीस्ट कंपेयर कर पाओ। ठीक, एक डेटा दूसरे डेटा से कंपेयर हो पाए, इस तरीके का डेटा हमें क्या करना चाहिए, अपने स्टैटिस्टिक्स में डालना चाहिए। ठीक, शायद से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे, अभी हमने पढ़ लिया है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक भी हमने पढ़ लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बोलता है डेटा आर कलेक्टेड फॉर अ प्लान्ड पर्पस। प्लान्ड पर्पस यानी कि हमारा जो पर्पस होता है, जो पर्पस होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, प्री डिफाइंड। ठीक, प्री डिफाइंड पर्पस के लिए हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, अपने जो हमारा जो भी स्टेट है उसमें हम चेक कर रहे हैं कि कितने मेल्स हैं या कितने फीमेल्स हैं, ठीक है, और उनमें कितने चाइल्ड हैं। तो ये हम किस लिए कर रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ एक फिक्स पर्पस होगा। फिक्स पर्पस क्या है, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन कलेक्ट करनी है। ठीक, टोटल हमारा पर्पस हो सकता है कि हमें देखना है कि हमारे स्टेट की टोटल पॉपुलेशन क्या है, या फिर ये भी हो सकता है कि हमें फीमेल एंड मेल का रेशियो देखना हो। ठीक, तो इसमें होता क्या है, हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो इसलिए ही करते हैं कि हमारा जो पर्पस है वो पहले से डिसाइडेड है। ये नहीं है कि हम लास्ट टाइम मतलब सब डेटा कलेक्ट कर लिया उसके बाद पर्पस हम निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो पर्पस होता है वो क्या होता है, प्री प्लान्ड होता है, प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इज अफेक्टेड बाय मैनी कॉजेज सच एज टाइम, ड्यूरेशन, सिचुएशन, प्लेस। जो भी डेटा होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, या आप कौन सी जगह पे हो, चेंज होता रहता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जो एक डेटा है वो दूसरे पे भी अप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हमने देखा एक स्टेट की पॉपुलेशन, एक स्टेट में हमने देखा मेल्स इतने हैं फीमेल्स इतने हैं, ठीक, हमने उसकी पॉपुलेशन निकाली। क्या अब ये पॉपुलेशन दूसरे स्टेट पे भी अप्लाई हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं अप्लाई होगी? क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक पॉपुलेशन होती है। प्लेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चीजें जो होती है बदल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्टैटिस्टिक्स भी वहां पे बदल जाती है, एक ही स्टैटिस्टिक्स हर जगह पे नहीं चलती है। ठीक, नेक्स्ट आता है एंड लास्ट है मस्ट बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। वही हम जो पढ़ रहे थे कि सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए जिससे कि हमें क्या मिले, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अगर आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया बट वो एक्यूरेट नहीं है तो फिर आप उस डेटा का कोई यूज है नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं मेल एंड फीमेल देख रहे हैं। ठीक, आप मान लो आपने क्या करा, मेल्स कैलकुलेट किए हैं 100, फीमेल्स कैलकुलेट किए हैं 80। ठीक, बट एक्चुअली में से ये थे 200, ये थे 160। अब बताओ कहाँ की एक्यूरेसी रही? बिल्कुल ही एक्यूरेसी नहीं रही। अब जब बिल्कुल ही एक्यूरेसी नहीं रही तो क्या जो आपका रिजल्ट है वो एक्यूरेट आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए ही बोलते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। एस्टिमेशन के साथ आप काम नहीं करोगे, एक्यूरेसी वहां पे चाहिए होती है। एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, और डेफिनेटली अगर आप एक्यूरेट रिजल्ट्स पे नहीं जा रहे हो तो वो एक्यूरेसी वहां पे मेंटेन कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी अभी हमने पढ़े हैं किसके,
स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अभी अभी हम पढ़े हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, और डेफिनेशन देखी थी जो किसने दी थी, बाउली ने दी थी, और साथ में हमने देखा था वेबस्टर ने क्या डेफिनेशन दी थी। ठीक, अगर आपने मेरी वीडियो ये वाली नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इन दोनों डेफिनेशंस को। तो आज की वीडियो मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने अभी पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस भी पता लग जाएं, जिनमें हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस, उसका स्कोप, और स्टैटिस्टिक्स के बारे में फंक्शंस भी देखेंगे, उसके यूजेस देखेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।